Good morning. Let's start our new chapter, that is in democracy, democratic politics, and the chapter is constitutional design. And the chapter is constitutional design. इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन एंड द चैप्टर इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में क्या है, आपका कुछ पार्ट डिलीटेड है, डैट इज़ आपको साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशंस को रीड नहीं करना है। आपको इंडियन जो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, ये भी आपको रीड नहीं करना है। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड भी नहीं रीड करना है। टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको रीड नहीं करना है। एंड व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपको रीड नहीं करना। आपको अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ रीड करना है। दैट आपको अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करना है, दैट इज मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही आपको रीड करना है। एंड इसमें लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ओवरव्यू। ओवरव्यू में क्या कहा गया है, दैट इज वी नोटेड इन द प्रीवियस चैप्टर, हमने नोटिस किया प्रीवियस चैप्टर में, दैट इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। जो रूलर्स हैं वो फ्री नहीं है, वो कोई भी काम के लिए फ्री नहीं है जो वो करना चाहते हैं। एंड जो वो करना चाहते हैं उसके लिए वो फ्री नहीं है। एंड वी नोटेड इन द प्रीवियस चैप्टर, हमने नोट किया था कि जो डेमोक्रेसी में जो रूलर्स है वो फ्री नहीं है व्हाट दे लाइक, मतलब वो जो करना चाहते हैं फ्री होके वो नहीं कर सकते हैं। अपनी मतलब लोगों मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं, ठीक है। एंड देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। और यहाँ पे कुछ सर्टेन बेसिक रूल्स हैं, जिसे कुछ सर्टेन बेसिक रूल्स हैं दैट सिटीजन और जो गवर्नमेंट है वो उसको फॉलो करती है। जो सिटीजन्स हैं और जो गवर्नमेंट है वो इसको फॉलो करती है। कुछ बेसिक रूल्स हैं। ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ये सच जो रूल्स हैं जब टुगेदर होते हैं, सारे रूल्स बनते हैं, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ सिटीजन। मतलब अगर जो सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है वो द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे क्या डिफाइन करती है, राइट्स ऑफ द सिटीजन। मतलब देश का सबसे बड़े लॉ होने के कारण, मतलब सुप्रीम लॉ, सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री का सबसे बड़ा लॉ है या कोर्ट है, और उससे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है डिटरमाइन करता है, हमें कुछ राइट्स देता है, पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, ये चीज़ भी वो हमें बताता है, डिसाइड करके बताता है। And in this chapter we ask some basic questions about the constitutional design of a democracy. हम इस चैप्टर में कुछ बेसिक क्वेश्चंस को पूछेंगे, दैट क्वेश्चन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे डिज़ाइन किया गया था डेमोक्रेसी में, ठीक है। एंड वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। एंड हाउ आर दी कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। एंड हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ दी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनते कैसे हैं, एंड हू डिज़ाइन, कौन उन्हें डिज़ाइन करता है और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। एंड व्हाट आर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट, और कौन कौन सी जो वैल्यूज हैं, व्हाट आर द वैल्यूज
दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट। कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स को एक शेप देती हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक स्टेट्स को एक शेप देती है, एंड दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स। व्हाट आर दी वैल्यू जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप देती है एक डेमोक्रेटिक स्टेट्स में। एंड वंस ए कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड, वन किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को शेप देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को कौन सी वैल्यू शेप देती है। और वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड कैन बी मेक चेंजेस लेटर। अगर एक बार कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं लेटर एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशन। एक बार जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आसानी से आ सकते हैं, नॉट पॉसिबल बेटा, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसमें चेंजेस लाने के लिए आपको हर असेंबली में कुछ रूल्स को कुछ उस में पार करवाना पड़ता है, मतलब साइन करवाना पड़ता है कुछ एग्रीमेंट्स पे, दैट इज अगर सब लोग सहमत होंगे तब। और 2/3 पॉपुलेशन, 2/3 ऑफ आपके जो दोनों बोथ आपकी जो हाउसेस हैं, जो बोथ आपकी पार्लियामेंट्री जो हाउसेस हैं उसमें से 2/3 मेंबर्स आपके सपोर्ट में होने चाहिए, तब आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं। बट ये इसकी कंडीशन देखते हैं, या आप फर्दर 10th में पढ़ेंगे। दैट्स इट। One recent instance of designing constitution for a democratic state is that of the South America. साउथ अफ्रीका। हमें साउथ अफ्रीका के बारे में रीड नहीं करना है, हमें सिर्फ किसके बारे में रीड करना है। इन दिस चैप्टर वी टर्न आउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसके फाउंडेशनल वैल्यूज क्या हैं, एंड हाउ इट प्रोवाइड्स अ गुड फ्रेमवर्क। वो कैसे प्रोवाइड करता है गुड फ्रेमवर्क फॉर द कंडक्ट ऑफ सिटीजन्स लाइफ। सिटीजन्स के लाइफ के लिए कैसे गुड फ्रेमवर्क है, एंड दैट ऑफ अ गवर्नमेंट, एंड दैट ऑफ अ गवर्नमेंट, ठीक है, कैसे कामकाज करती है हमारी गवर्नमेंट भी, ठीक है, हमारी जीवन के लिए, हमारी लाइफ के लिए हमारी गवर्नमेंट भी कैसे वर्क करती है। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर, दैट इज constitutional design, making of the Indian constitution, making of the Indian constitution, that making of the Indian constitutions में like South Africa, like South Africa, like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances। मतलब हमने साउथ अफ्रीका की स्टोरी तो नहीं पढ़ी, लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ड्रॉन, मतलब बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस से उसको फेस करना पड़ा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। एंड देन बहुत सर्कमस्टेंस, बहुत मुश्किल, यू कैन से कठिन, वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस के अंडर में आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना है इंडिया का। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, फॉर मतलब इतनी बड़ी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, और वो भी वो कंट्री क्या है, डाइवर्स कंट्री है। लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर, ये कोई ईजी अफेयर नहीं था, ये कोई ईजी अफेयर नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। देन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना ये कोई ईजी अफेयर नहीं था, और वो भी डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया के लिए, और वो भी वास्ट कंट्री। At that time, the people of India were emerging from the status of subject to that citizen. At that time, उस टाइम क्या हुआ था, भारत के लोग जब people of the India were emerging from the status of subject to the citizen,
मतलब एट दैट टाइम क्या होता है, जो पीपल ऑफ इंडिया है वो आज़ाद हुए थे। और आज़ाद कैसे हुए थे, वो गुलाम थे पहले, अब वो आज़ाद हुए थे, एक सिटीजन बने थे। ठीक है, एक यू कैन से भारत के जो पीपल थे वो स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट से हटकर स्टेटस ऑफ सिटीजन मतलब सिटीजन बने थे। ठीक है, उनको जो था स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट से हटाकर उन्हें क्या बनाया गया, स्टेटस ऑफ सिटीजन मतलब सिटीजन बने वो इंडिया के। The country was born through a partition on the basis of religious differences. कंट्री में पार्टीशन हुआ, किस लिए पार्टीशन हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस के कारण कंट्री में पार्टीशन हुआ। रिलीजियस बेसिस के कारण क्या हुआ, कंट्री में पार्टीशन। एंड देन दिस वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये एक यू कैन से ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। एंड भारत और पाकिस्तान के लोगों के मतलब इंडिया और पाकिस्तान के पीपल्स के लिए ये एक ट्रॉमेटिक था, दिल दहलाने वाला था। मतलब बहुत इसमें काफ़ी हमें क्या क्या एक्सपीरियंस, ट्रॉमेटिक मतलब हमें काफ़ी बर्बादी झेलनी पड़ी थी, मतलब दिल दहलाने वाला ये था, क्योंकि इसमें कई लोग मतलब यू कैन से 3 लाख एंड एवर पीपल्स की डेथ भी हुई थी। कई लोगों की इसमें क्या हुई थी, डेथ भी हो चुकी थी। एंड देन एट लीस्ट 10 लाख पीपल, सॉरी हमने सिर्फ 3000 का, बट इसमें लिखा एट लीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस के कारण 10 लाख पीपल की डेथ हो गई थी बॉर्डर पर। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। देयर वाज एक अनदर प्रॉब्लम एंड द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. और जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश ने क्या किया, जो रूलर्स ऑफ द प्रिंसली थे मतलब जो रियासतें थी, जो भारत में रियासतें थी, उन रूलर्स को क्या कहा, आइदर आप मर्ज हो जाइए इंडिया के साथ, आप जुड़ जाइए इंडिया के साथ, या आप पाकिस्तान के साथ जुड़ जाइए, या आप इंडिपेंडेंट रहिए। ठीक है, जो प्रिंसली जो स्टेट थी उसमें क्या कहा गया, प्रिंसली स्टेट द मर्ज, उनको कहा गया आप इंडिया के साथ मर्ज हो जाइए या पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाइए या रिमेन रहिए इंडिपेंडेंट। ठीक है, द मर्ज ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट वॉज अ डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। ये जो मर्ज हुए इनके लिए बहुत ही मुश्किल काम था, उनका मर्ज होना एक डिफिकल्ट टास्क था, और डिफिकल्ट और अनसर्टेन एक अनिश्चय। ठीक है, अनिश्चय आई थिंक अनसर्टेन मतलब सर्टेनली मतलब एग्जैक्ट, अनसर्टेन मतलब एग्जैक्टली नो। ठीक है, डिफिकल्ट वर्क था, ठीक, अनिश्चय था। एंड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाने लगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाने लगा तब क्या हुआ, when the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाने लगा तो क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था या लिखा जाने लगा तब जो इंडिया का फ्यूचर था इतना सुरक्षित, जो इंडिया का फ्यूचर था वो इतना सिक्योर नहीं था। जो इंडिया का फ्यूचर था वो दैट टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ लिखना, तो जो फ्यूचर ऑफ द कंट्री, हमारी जो कंट्री का फ्यूचर था वो सिक्योर नहीं दिख रहा था, वो हमें सिक्योर नहीं दिख रहा था। जो आज हमें सिक्योरिटी दिख रही है वो दैट टाइम हमें सिक्योर नहीं दिख रहा था। ठीक है, एंड the makers of the constitution had anxieties about the present and the future of the country. जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे थे उनके अंदर एक एंजाइटी थी,
मतलब एक चिंता थी उनके अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर। उनके अंदर एक चिंता थी प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर। एंड दैट इज द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द सेकेंड इसी में एक टॉपिक है द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यू कैन से 10 लाख पीपल वर किल्ड। 10 लाख पीपल किल्ड हुए थे इस वायलेंस के कारण। एंड द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा? डिस्पाइट ऑल दीज डिफिकल्टीज देयर वॉज one big advantage for the makers of the Indian Constitution, unlike South Africa. Unlike South Africa means कि इतनी डिफिकल्टीज के बाद भी एक बिग एडवांटेज था, मतलब मेकर्स के पास जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, एक बिग एडवांटेज था। इतनी मुश्किलों के बावजूद उनके पास एक बिग एडवांटेज था जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे थे। एंड unlike South Africa, they did not have to create a consensus about what a democratic India should look like. मतलब हमें साउथ अफ्रीका की तरह साउथ अफ्रीका में जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था उसमें सबकी सहमति, कंसेंसस मतलब सबकी सहमति लेनी पड़ती थी, बनानी पड़ती थी। वैसे ही स्थिति मतलब उसी तरह मतलब सेम एज सेम इंडिया में ऐसा नहीं था। ठीक है, साउथ अफ्रीका में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उसमें लोगों का कंसेंट लेना पड़ता था, कंसेंसस लेना पड़ता था। बट इंडिया में ऐसा अभी कुछ नहीं था, इंडिया में ऐसा अभी कुछ नहीं था। देन मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। और जो उस समय क्या हुआ, इंडिया में फ्रीडम much of this consensus had evolved during the freedom struggle। आज़ाद मतलब इनमें से कुछ कंसेंसस तो जब हम फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे तभी हमें कुछ बातों पे सहमति, मतलब जब हम फ्रीडम के लिए अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तभी कुछ बातों पर हम लोगों की सहमति या कंसेंसस बन गया था। ठीक है, जब हम फ्रीडम स्ट्रगल में लड़ रहे थे तभी उसमें कुछ बातों पर हम लोगों की क्या हो गई थी, सहमति बन गई थी। हम लोगों की सहमति बन गई थी एंड हम लोगों की सहमति बन गई थी एंड दैट इज our national movement was not merely a struggle against a foreign rule। हमारा जो नेशनल मूवमेंट था, वो जो हमारा स्ट्रगल था वो सिर्फ फॉरेन रूल के अगेंस्ट ही नहीं था, वो सिर्फ फॉरेन रूल के अगेंस्ट ही नहीं था। ठीक है, जो हमारा स्ट्रगल था वो सिर्फ फॉरेन रूल्स के अगेंस्ट ही नहीं था। दैट इज फॉरेन रूल्स के अगेंस्ट ही नहीं था। वो किसके अगेंस्ट था? It was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics। मतलब हमारा जो ये जो मूवमेंट था, ये जो हमारा स्ट्रगल था, ये जो मूवमेंट था, ये जो हमारा स्ट्रगल था वो क्या था, सिर्फ फॉरेन रूल के लिए नहीं था। और ये स्ट्रगल हमारा क्या था, ये जो हमारा स्ट्रगल था वो हमारी सोसाइटी के लिए था या हमारी सोसाइटी को फिर से जगाने के लिए था, हमारी सोसाइटी को फिर से रीजुनविनेट मतलब उनको फिर से जगाने के लिए था। एंड टू ट्रांसफॉर्म मतलब अपनी सोसाइटी और पॉलिटिक्स में चेंज लाने के लिए था। ठीक है, उन्हें उसमें चेंज लाने के लिए था हमारा स्ट्रगल। देन there were sharp differences of opinion within the freedom struggle।
about the path India should take after independence. There were sharp differences of opinion within the freedom struggle. मतलब you can say कि आज़ादी मतलब जब हमें फ्रीडम मिला आज़ादी के बाद इंडिया को किस पाथ पे चलना चाहिए, इसे लेकर मतलब जो हम स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब सबके अपने अपने व्यूज़ थे, बहुत डिफरेंट शार्प डिफरेंसेस थे, सबके अपने अपने व्यूज़ थे कि जो हम फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया को कौन से पाथ पे चलना चाहिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया को किस रास्ते पर चलना चाहिए। ठीक है, इसे लेकर आज़ादी किस रास्ते पर चलना चाहिए। एंड सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे, ये डिफरेंसेस अभी भी एग्जिस्ट होते हैं। हम कहते हैं इस पार्टी को ऐसा वर्क करना चाहिए, हम कहते हैं इंडिया को ऐसे डेवलप करना चाहिए। येट सम बेसिक आइडियाज हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। कुछ बेसिक आइडियाज फिर डेवलप किए गए जिसे सब लोगों ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। कुछ बेसिक आइडियाज जब डेवलप हुए तो सब लोगों ने उसे क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। देन सब लोगों ने उसे क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। As far back as in 1928 की बात करें तो मोतीलाल नेहरू and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. 1928 में मोतीलाल नेहरू और कुछ 8 अदर कांग्रेस लीडर थे, उन्होंने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया, ड्राफ्ट किया। ठीक है, एंड in 1931 the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. और in 1931 में क्या हुआ, कराची में क्या हुआ कि रिजोल्यूशन, कराची में एक सेशन हुआ जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के वहाँ पे एक कराची में एक सेशन हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक ड्राफ्ट रखा था कि इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे दिखेगा, इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज़ाद होने के बाद कैसे लगेगा या कैसे होगा, क्योंकि उन्होंने तो 1928 में ही ड्राफ्ट तैयार किया था और 1938 में कराची सेशन में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये मीटिंग हुई थी तो उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। एंड both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise, right to freedom and equality, and to protecting the rights of minorities in the Constitution of Independent India. अब इसमें क्या कहा गया, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में ये कमिटमेंट किया गया, इंक्लूजन, इसमें इंक्लूड किया गया, ये कमिटमेंट किया गया कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा। मीन्स कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की जो 18+ है उन्हें वोट देने का अधिकार होगा, जो 18+ है उन्हें क्या होगा, वोट देने का अधिकार होगा। एंड वोट देने का अधिकार उन्हें होगा, एंड उन्हें वोट देने का अधिकार होगा, राइट टू फ्रीडम का अधिकार होगा, एंड इक्वालिटी का हक होगा, एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ, मतलब उसमें प्रोटेक्ट किया जाएगा राइट, किसके राइट्स को, माइनॉरिटीज के, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में कहा गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई थी। एंड थर्ड, सम बेसिक वैल्यूज वर एक्सेप्टेड बाय, तो ये कुछ बेसिक वैल्यूज थे, इसीलिए सब लीडर्स ने इसको एक्सेप्ट किया। मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट टू डेलिब्रेट ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें मतलब सब ने इस प्रकार हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए
लोगों को मतलब उसको बनाने के लिए जो हमें बेसिक चीज़ें चाहिए थी, जो बेसिक वैल्यूज़ चाहिए थी, वो हमें हमारे लीडर्स को वो बेसिक वैल्यूज़ मिल गई और सब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सब बैठे और उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट किया लिखना। और मतलब इसमें सबकी बेसिक वैल्यूज़ में सबकी सहमति उसमें आ गई, सबने इसको मान लिया और यहाँ पे फिर कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट हो गया। The familiarity means क्या हो गया, with political institutions of colonial rule also help develop an agreement over the institutional reason। मतलब जो कॉलोनियल रूल था, जो ब्रिटिशर्स का जो राज था, उसने हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस द political institutions of colonial rule also help develop an agreement over the institutional design। देखो जो कॉलोनियल जिन ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया था वो हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से बहुत फैमिलियर थे, इसीलिए उन्होंने हेल्प किया डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर दी, उन्होंने इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइंस में काफ़ी हेल्प की हम लोगों की, ठीक है, उनसे हमें काफ़ी मदद मिली, उनके शासन से हमें काफ़ी उन्हें मतलब उनको जानने समझने में, नई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस को तैयार करने में हमें उनसे क्या मिली, हेल्प मिली, ठीक है। The British rule had given voting rights only to a few। The British rule, जो ब्रिटिश रूल है had given voting rights only to, मतलब ब्रिटिश रूल ने कुछ ही लोगों को वोटिंग राइट दिया था। ब्रिटिश रूल ने क्या किया था, कुछ लोगों को ही वोटिंग राइट दिया था कि यही लोग वोट कर सकते हैं। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर। उसने कुछ ही लोगों को वोटिंग का हक दिया था, वोटिंग राइट दिया था और इसके आधार पर ब्रिटिशर्स ने एक बहुत ही मतलब लेजिस्लेचर, बहुत वीक लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया था, बहुत ही वीक लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया था। एंड इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 to provincial legislature and ministered all over British India। 1937 के बाद पूरे जो ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिश 1937 के बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश द ब्रिटिश रूल हैड गिवन, उन्होंने वोटिंग राइट्स कुछ लोगों को दी थी और ऑन द बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस, उनने कुछ वेरी वीक, बहुत कमज़ोर लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था और इलेक्शन हुआ 1937 में टू प्रोविनेंशियल लेजिस्लेचर और मिनिस्टर ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। इस इलेक्शंस में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया एंड दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेकिन ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। इसमें जितने भी इलेक्टेड पीपल्स हुए वो पूरी तरह से क्या हुए, वो डेमोक्रेटिक नहीं थे, जो भी इलेक्ट हुए वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं थे, ठीक है। And but the experience gained by Indians in the working of the legislative institution proved to be very useful for the country in setting up its own institutions and working in them। देखिए मीन्स कि वो जो इलेक्शन 1937 में ब्रिटिशर्स ने एक तो लेजिस्लेचर बहुत वीक बनाया था, उस इलेक्शंस में कौन जीता था, अधिकतर वही लोग जीते थे एंड उसमें क्या हुआ, उन्हीं को सबसे ज़्यादा गेन हुआ। लेकिन
नॉट फुली, और ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं था। बट इससे इंडियंस को काफ़ी फ़ायदा हुआ। क्या हुआ? इंडिया को एक एक्सपीरियंस मिल गया। एक तो लेजिस्लेचर इंस्टीट्यूशन में कैसे वर्क किया जाता है, इंडिया को इसका एक्सपीरियंस मिल गया और बहुत यूज़फुल हुआ हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री के सेटअप में, इट्स ओन इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने के लिए और कैसे वहाँ पे वर्क किया जाता है, इसके लिए काफ़ी गेनफुल हुआ। ठीक है, इसके लिए काफ़ी गेनफुल हुआ। And that is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935. और इसी that is why जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में हमने क्या किया, अडॉप्ट, हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स को जो ब्रिटिशर्स में कॉलोनियल लॉज में जो डिटेल्स और प्रोसीजर्स थे इंस्टीट्यूशंस में, वही हमने सेम एज इट इज़ को अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐड कर दिया। और उसका एक एग्जांपल क्या था, जैसे कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, राइट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देन years of thinking and deliberation on the framework of the constitution had another benefit, that जो years of thinking था and deliberation on the framework of the constitution had another benefit। और आज़ादी के बाद जो इंडिया का फ्रेमवर्क था, इंडिया के फ्रेमवर्क को लेकर बहुत सालों से इंडिया के फ्रेमवर्क को लेकर, मतलब कि हम लोग बहुत सालों से सोच रहे थे, हमें काफ़ी डिबेट्स हो रहे थे, लेकिन ये चीज़ें क्या हुई, मतलब इसको हमें एक बेनिफिट भी मिला इससे। ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलिब्रेशन, मतलब हमने कितना सोचा, डिबेट हुआ, फिर डेलिब्रेशन, हमने फ्रेमवर्क के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये हमें सेकंड बेनिफिट मिला। एक बेनिफिट था कि हमें उस कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे वर्क किया जाता है, क्या क्या वर्क्स होते हैं, उसका मिला था, ब्रिटिशर्स ने हमें सिखाया। और सेकंड, कैसे उसका फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। देन आवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्री। हमारे जो लीडर्स थे उनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि उन्हें अदर कंट्री से, मतलब हमारे लीडर्स को इतना कॉन्फिडेंस आ गया था टू लर्न फ्रॉम दी, मतलब वो अदर कंट्री से सीखने लगे थे, बट ऑन आवर ओन टर्म, लेकिन वो अदर कंट्री से सीखते तो थे, लेकिन वो अपने टर्म्स के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को सीखते थे। दैट इज and many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution। और जो हमारे लीडर्स हैं वो इंस्पायर्ड हुए हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएसए। हमारे जो लीडर्स इंस्पायर्ड कहाँ से हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, आइडल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सेकेंड, द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएसए, एंड द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएसए। ठीक है, इन लोगों से वो हमारे जो इंडिया के लोग थे, मतलब जो लीडर थे, बहुत प्रभावित हुए थे। दैट द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मैनी इंडियन टू थिंक ऑफ शेपिंग ऑफ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। मीन कि क्या हुआ कि द सोशलिस्ट, जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, हम जो रूस का सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन था, उससे हमारे काफ़ी इंडियन लीडर इंस्पायर्ड हुए। ठीक है, और उन्होंने सोचा कि हमें भी अपने सोशल और इकोनॉमिकल को एक इक्वल करना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए हमारे सोशल और
इकोनॉमिक बेसिस पर इक्वालिटी होनी चाहिए और हमें इसी तरह से अपने सिस्टम को शेप देना चाहिए और हमें इसी तरह से अपने सिस्टम को क्या करना चाहिए, शेप देना चाहिए। दैट yet they were not simply imitating what others had done, लेकिन हम दूसरों की नकल नहीं कर रहे थे, बस उनसे कुछ सीख रहे थे। At each step they were questioning whether these things suited our country, मतलब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो हम ईच स्टेप पे पूछ रहे थे, एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे थे, क्या ये बातें अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेंगे तो क्या हमारी कंट्री के लिए ये सूटेड होगा, क्या हमारी कंट्री के लिए ये सूटेबल होगा, ये हम एक दूसरे से पूछ रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। एंड that at each step all these factors contributed to the making of our constitution, ये सारे फैक्टर्स हमारे कि इन सारे फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। इन सारे फैक्टर्स ने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, Our next topic under the heading of making of the Indian Constitution, the Constituent Assembly. Who then were the makers of the Indian Constitution? Indian Constitution के makers कौन होंगे? Who and then Indian Constitution के makers कौन होंगे? You will find here very briefly sketch of some of the leaders who played an important role in making the constitution. आप इन लीडर्स के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे कि इन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया आपके कॉन्स्टिट्यूशन को एक ब्रीफ स्केच देने में, उसको बनाने में या ब्रीफ स्केच देने में उन्होंने कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। Then the Constituent Assembly, the drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly. ड्राफ्ट करने के लिए जो ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स था, जो हमें ड्राफ्ट करने थे डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, the drafting of the document called the constitution, जो डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करना था उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे थे और was done by an assembly, वो कहाँ होगी, एक असेंबली में की जाएगी और कौन करेगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और उन्हें हम क्या कह रहे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly, जो ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में किया, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं और वो कहाँ पर, असेंबली में होगा और उसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही करेंगे और उनको हम क्या कह रहे हैं, ऑल ओवर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा है। इलेक्शन टू दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो हेल्ड इन जुलाई 1946 और इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हेल्ड किया गया, कब इलेक्शन हुए, 1946 में इलेक्शन हेल्ड हुए एंड its first meeting was held in December 1946 और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई वो कब हुई, 1946 में। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई वो इसकी फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई दिसंबर 1946 में। कब हुई, दिसंबर 1946 एंड सून आफ्टर the country was divided into India and Pakistan, और soon after country किस में डिवाइड हो गई, इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है।
The Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and that of Pakistan. अब Constituent Assembly भी डिवाइड हो गई, इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई, इसका इलेक्शन हुआ, रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट भी हुए, लेकिन जब डिवीजन हुआ तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिवाइड हो गई। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन डिवाइड हुई तो क्या हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हो गया और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान हो गया। देन the Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. जो Constituent Assembly जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा that वो कितने मेंबर थे, 299, ठीक है। The Assembly adopted the Constitution on The Assembly adopted the Constitution. Assembly ने adopt कब किया इस Constitution को, 26 नवंबर 1949 adopt किया भी। That is Assembly ने adopt किया इस Constitution को 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे वर्क कंप्लीट हो गया था। एंड बट इट केम इनटू इफेक्ट, लेकिन ये इफेक्ट में कब आया, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन ये इफेक्ट में कब आया, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। इसका ड्राफ्ट मतलब अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1940 को, लेकिन इसको इफेक्ट में कब हम लेकर आए थे, 26 जनवरी 1950 को। एंड टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। और इस दिन को मार्क करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन इफेक्ट हुआ था, तो इस दिन को मार्क करने के लिए ही हमने 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को याद करने के लिए ही हम रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को याद करने के लिए हम क्या करते हैं, रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं। Then, why should we accept the constitution made by this assembly more than 50 years ago? ये जो इस असेंबली में हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अभी भी क्यों मानते हैं, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन को तो मोर देन 50 ईयर्स हो चुके हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन को मोर देन 50 ईयर्स बने हुए, मोर देन 50 ईयर्स हो चुके हैं, तो हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अभी भी क्यों मानते हैं। वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन अबव। अब हमने एक रीजन अभी नोट किया था अबव। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर अलोन। इस कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ मेंबर्स को ही अलोन नहीं देखता, डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लिखा है उन मेंबर्स के ही व्यूज को इसमें नहीं देखते, या उनके विचारों को ही, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन में उनके व्यूज ही नहीं है। मीन्स उनके सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में उनके व्यूज है इसलिए हमें मानना पड़ा, नो। इन्होंने मतलब हमारी वास्ट कंट्री, डाइवर्स कंट्री के एक एक छोटे छोटे टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। एंड इट एक्सप्रेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। इसको बनाने में मतलब ब्रॉड कंसेंसस लिया, सबकी कंसेंट ली गई थी, सबकी सहमति ली गई थी, और एक एक पॉइंट, एक एक प्रोविज़न लिखने में सबकी बातें सुनी गई थी। एक एक प्रोविज़न लिखा गया था और एक एक प्रोविज़न को डिटेल में ब्रॉड सेंस में एक्सप्लेन किया जाता था, ठीक है। Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not accepted to all the major social groups or the political parties.
अदर कंट्रीज हैं, मैनी कंट्रीज मतलब बहुत सारी कंट्रीज इस वर्ल्ड में है जिनको दोबारा कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखना पड़ा, एक बार दो बार कई बार उन्हें कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखना पड़ा। क्योंकि क्या रीज़न था? बिकॉज उनमें बेसिक रूल्स को वर नॉट एक्सपेक्टेड टू ऑल, मतलब जो बेसिक रूल्स थे वो नॉट एक्सेप्टेड टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टी। उन बेसिक रूल्स को कोई भी सोशल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, ठीक है, कोई भी सोशल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। And in some other countries, the constitution exists as a mere piece of paper। और कुछ अदर कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन क्या, एक सिंपली एक पेपर में रिटन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, एक सिंपली पेपर में लिखे रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक पीस ऑफ पेपर। नो वन एक्चुअली फॉलोज, कोई इसको फॉलो ही नहीं करता। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट, जो हमारा एक्सपीरियंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो बहुत ही डिफरेंट है। ओवर द लास्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी, ओवर द लास्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी several groups have questioned some provisions of the constitution। मतलब ओवर द लास्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी की अगर बात करें तो कुछ several ग्रुप्स है उन्होंने ही क्वेश्चन किए कुछ प्रोविजंस को लेकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। बट नो लार्ज सोशल ग्रुप, लेकिन कोई लार्ज सोशल ग्रुप ने नहीं किया, कोई लार्ज पॉलिटिकल पार्टी ने इस पे क्वेश्चन नहीं किया एज हैव अ क्वेश्चन, ठीक है। द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, इस पे हमारे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बड़ी सोशल ग्रुप ने कभी इस कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन नहीं उठाया, ठीक है। And this is an unusual achievement for any constitution, और ये एक unusual achievement है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। The second reason for accepting the constitution, जो सेकेंड रीजन है एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा रीजन है? दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। जो सेकेंड रीजन हमें कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करने का क्या है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो पीपल थे वो इंडिया को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो सिर्फ हमारे बारे में ही सोच रहे थे, इंडिया के बारे में। और देयर वाज नो यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, और उस समय कोई भी यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं था, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज दैट टाइम नहीं था। एंड देयर वाज so the constituent assembly could not have been chosen directly by all the people of India। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना गया था वो डायरेक्टली पीपल्स ने नहीं चुना था, वो डायरेक्टली पीपल्स ने नहीं चुना था। It was elected mainly by the members of the existing provincial legislature that we mentioned above। मीन्स कि उनको किसने सेलेक्ट किया था? इनको किसने सेलेक्ट किया था? जो 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हुआ था, मिनिस्टर ब्रिटिश रूल में ये जो हुआ था, इसमें पूरा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो था नहीं, लेकिन इनको जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जिन्होंने सेलेक्ट किया था वो इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स ने उनको सेलेक्ट किया था। And this ensures a fair geographical share of members from all the regions of the country। और इनको सेलेक्ट उनके जिनका इसके कारण क्या हुआ? जो देश इंडिया के सभी ज्योग्राफिकल एरियाज में क्या हुआ, इसमें
जोग्राफिकल एरियाज में इंडिया दिस इंश्योर, इसने एक इंश्योर किया कि हर जगह फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। मतलब क्या, हमने जो जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सेलेक्ट किया था वो हर रीजन से बिलोंग करते थे। एक फेयर जियोग्राफिकल शेयर था मेंबर्स का, हर रीजन से वो बिलोंग करते थे ऑल ओवर दी कंट्री, तो वो अपने बारे में या अपने आप को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर पाते थे। एंड द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये जो असेंबली थी इसमें क्या था, डोमिनेट मतलब सबसे हाई पोस्ट में क्या था, डोमिनेट बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द पार्टी दैट लेड्स इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो सबसे आगे पार्टी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, और जो असेंबली थी उनको ये डोमिनेट कर रहे थे। दैट but the Congress itself included a variety of political groups and opinions। और कांग्रेस ने क्या किया कि जो कांग्रेस के पास कई पॉलिटिकल पार्टी से कई पॉलिटिकल ग्रुप्स था, एंड जो कांग्रेस के इटसेल्फ उसमें इंक्लूडेड थे वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, और उनके भी कुछ ओपिनियंस थे, और उनके भी क्या थे, कुछ ओपिनियंस थे, उनमें कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थे, उनकी भी कुछ ओपिनियन थे। द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। जो असेंबली में जितने मेंबर्स थे उनमें से काफ़ी मेंबर्स ऐसे थे जो कांग्रेस की बातों से एग्री नहीं थे, जो कांग्रेस की बातों से सहमत नहीं। एंड इन सोशल टर्म्स टू, अगर हम सोशल टर्म्स की भी बात करें तो दैट क्या हुआ, इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज। इन सोशल टर्म्स टू में क्या हुआ, जो असेंबली है वो रिप्रेजेंट कर रही है मेंबर्स को फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज। असेंबली में क्या थे, जो मेंबर थे वो डिफरेंट लैंग्वेजेस, ग्रुप, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशंस के थे, इस असेंबली में कौन कौन से लोग थे, इस असेंबली में ये जो असेंबली थी वो उसमें किस टाइप के मेंबर्स थे, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस से बिलोंग करते थे, डिफरेंट लैंग्वेज से, उनके डिफरेंट ग्रुप थे, डिफरेंट कास्ट थे, डिफरेंट क्लासेस थी, डिफरेंट रिलीजन थे, और वो उनके डिफरेंट ऑक्यूपेशन थे। Even if the Constituent Assembly was elected by the universal adult franchise, its composition would not have been very different। मतलब अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम अपने मेंबर्स को सेलेक्ट करते, अगर उस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता भी, तब भी हमारा क्या होता, डिफरेंट व्यूज़ नहीं होते, तब भी क्या होता, हमारे में डिफरेंट, ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। हमने भी तो डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के पीपल्स को सेलेक्ट किया था। अगर एडल्ट फ्रेंचाइज होता तब भी हमें डिफरेंट लोग मिलते, डिफरेंट पीपल्स मिलते। एंड फाइनली द मैनर in which the Constituent Assembly work gives sanctity of to the Constitution। और फाइनली क्या हुआ, जिस तरह से अगर कहा जाए the manner in which Constituent Assembly ने काम किया, इन लोगों ने जिस तरह से काम किया उसको हम क्या कह सकते हैं, एक पवित्रता और वैधता देता है। मीन्स कि sanctity to the Constitution, मतलब एक पवित्र कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क इन अ सिस्टमैटिक, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये वर्क करता है एक सिस्टमैटिक रूप में ये काम करता है, ओपन एंड कंसेंशुअल मैनर में। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये सिस्टमैटिक रूप में वर्क कर रही थी, ओपनली वर्क कर रही थी, एंड सबकी कंसेशन ले रही थी। ठीक है, इसमें सबकी कंसेशन ले रही थी। एंड फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड। पहला क्या किया, पहला जो वर्क था कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स लिए गए, फिर उस पर डिसाइड किया गया और फिर उस पर एग्री किए गए।
एग्रीमेंट हुआ, मतलब सबकी सहमति जाना गया। Then a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. तब क्या हुआ? Then a drafting committee, एक ड्राफ्टिंग कमेटी को चेयर किया गया और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस पे क्या किया? काफ़ी उन्होंने भी डिस्कशन किया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने डिस्कशन के लिए एक ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट किया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयर कौन थे? चेयरपर्सन ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? मतलब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। प्रमुख कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे और उन्होंने इसका ड्राफ्ट तैयार किया, डिस्कशन करके एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया और several rounds of through discussion took place on the draft constitution. कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए क्लॉज बाय क्लॉज लगे, काफ़ी डिस्कशन किए गए, मतलब कई दौर में चर्चा की गई, धाराएं लगाए, क्लॉज को लगाया गया एंड इसमें सबसे ज़्यादा क्लॉज एंड मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स किए गए, मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स किए गए। इसमें क्या किया गया? मोर देन 2000 अमेंडमेंट किए गए। द मेंबर्स deliberated for 114 days spread over 3 years, मतलब 3 years में कुल 114 डेज इन लोगों की आपस में सिर्फ बातें डिस्कशन हुई हैं, इतनी डिस्कशन हुई। और every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट था उसको प्रेजेंट किया गया और जो भी आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी वर्ड आप यूज़ कर रहे थे उसको रिकॉर्ड किया जा रहा था, उसको प्रिजर्व किया जा रहा था, उसको रिकॉर्डेड में रखा जा रहा था, उसको प्रिजर्व किया जा रहा था। These are called Constituent Assembly debate और इसी को हम क्या कहते हैं? Constituent Assembly debate कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? Constituent Assembly debate. When printed, these debates are 12 bulky volume। अगर आप इन डिबेट्स को पढ़ेंगे तो ये 12 बल्कि वॉल्यूम्स में है, तो मतलब 12 मोटे वॉल्यूम्स में इसको, इतने मोटे वॉल्यूम्स में इसको क्या किया गया? प्रिंट किया गया है। और these debates provide the rationale behind every provision of the constitution, मतलब every provision of the constitution को, इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन, इस डिबेट्स में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है। and These are used to interpret the meaning of the constitution। और इसी मतलब ये जो डिबेट्स हैं और ये जो हमारे रिटर्न में वर्क जो हम प्रिजर्व कर रहे थे, जो प्रेजेंट किया गया, ये सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर रहे थे। ये सब मिलकर क्या करते? कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर रहे थे। दैट द एंड ऑफ दिस टॉपिक।